हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास हमारा भारत 3 हरियाणा बोर्ड की आपकी नई किताब है तो उसका पाठ नंबर 7 आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं लाइन बाय लाइन। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। आपके पाठ का जो नाम है वो है यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियां। अब ये चैप्टर के अंदर हमें मिलेगा क्या, पहले तो हम अभी तक क्या पढ़ा है वो थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, तभी हमें कंसेप्ट समझ में आएगा कि मामला चल क्या रहा है। देखो, दुनिया काफ़ी प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं, नहीं काफ़ी प्राचीन भी नहीं है भाई, वो मतलब यही कोई 300 500 800 साल पुरानी बात है। उस टाइम से हम शुरुआत करी थी कहानी की, कहानियों इस कहानी की नहीं भाई, इससे पहले जो ये बुक शुरुआत हुई थी मुगलों से हुई थी ना, तो मुगलों की जो कहानियाँ हमने पढ़ी, उसके बाद बहुत सारे गुरु आए सिखों के अंदर, फिर जो है देश के अंदर बदलाव आते गए और बवाल मचता गया। लेकिन अभी रिसेंटली हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि भाई बवाल मचते मचते लोगों के लालच इतने तेज हो गए कि उनको लगा इस देश में तो पैसा है भैया, घुस जाओ। तो उसी चक्कर में अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, बहुत सारे लोग जो है इस देश के अंदर घुसने लग गए। अब वही थी यूरोपियन घुसपैठ, समझ गए ना। यूरोपियन लोग थे, यूरोप के लोग थे, वो घुसपैठ करने लग गए, घुसने लग गए। पहले बहाना बनाया, भाई साहब हम आपके साथ व्यापार करेंगे, प्यार के साथ रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से तुम्हारी मदद भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनको समझ आया ये तो पागल है, निकालो इनको पेलो यहाँ से, हम राज करेंगे, हमारी ज़मीन कब्जा मार लिया भाई ज़मीन पे। और धीरे धीरे करते उन्होंने सारी रियासतों को बर्बाद कर दिया और पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो वो यूरोपियन घुसपैठ, उसी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा, इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ। विस्तारवादी नीतियों का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो घुसपैठ कर ली, अब टिकना भी था उनको, तो उन्होंने किस तरीके से भारत के राजाओं से आपस में लड़वा दिया और उसके चलते जो है उनको युद्ध लड़ने ही नहीं पड़े और फ्री फंड में जो है उनको राजपाट मिलने लग गए। तो वो जो नीतियाँ उन्होंने लेके आया, अजीबो गरीब लड़ाइयाँ मचवाई लोगों के आपस में ही, जाति धर्म पे बंटवारा करा, बहुत सांग करा था इन्होंने। तो वो सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में मिलेंगी। छोटा सा चैप्टर है, क्विकली सारी चीज़ें हमें जानने को मिल जाएंगी, मज़ा ज़रूर आएगा। कहानी में बहुत प्यारी कहानी है। अब शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले जो है ना आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिलेगा लिखा हुआ भी और वीडियोस की फॉर्म में भी। अब वीडियोस की फॉर्म में आपको मिलेंगे क्या क्या, आपको कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन लाइन बाय लाइन, जैसे ये वाली वीडियो है, काफ़ी बड़ी सी होगी वो वीडियो। उसके अलावा जो है आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। और समरी की वीडियो पर मैं काम कर रहा हूँ, तो समरी की वीडियो मैं ना बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊँगा आपको, उसमें क्विकली यानी कि लगभग 5-10 मिनट में हम चैप्टर को खत्म करेंगे, लेकिन उसमें हाईलाइट्स होंगे चैप्टर के। ऐसा नहीं है कि उसमें पूरी डिटेल भर भर के मैं सब कुछ बोर्ड पे टेपता रहूँगा, ऐसा सीन नहीं होने वाला। बट हाँ कहानी समझाएंगे आपको, मज़ा आएगा, उसमें अलग लेवल का मज़ा आएगा और याद भी हो जाएगी उससे कहानी, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, बट उससे पहले आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो। या फिर अगर क्लियर नहीं है, एग्जाम आपके आसपास है, तो समरी वाली वीडियो देखना, इस वाली वीडियो पे फिर जरूरत रहने नहीं वाली इतनी खास। बाकी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे सारी चीज़ों को जो जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से इजीली आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन वाला, क्योंकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, प्लेलिस्ट का भी और पेज का भी, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर भी, और साथ में बाकी की वीडियो, जिस कंप्लीट बुक की जो बाकी वीडियोज़ हैं वो देखनी है तो वो भी, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं इसको, कहानी को। समाचारों में अक्सर पढ़ने अथवा सुनने को मिलता है, क्या सुनने को मिलता है, सेना द्वारा सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल कर दिया गया। भारतीय सेना जो है, आज की सेना, आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं ना, ये सैनिक शहीद हो गया, किसी ने घुसपैठ करने की कोशिश की, आतंकवादी आ गए, ये शब्द सुनने को मिलते होंगे आपको टीवियों में, उसी की बात कर रहे हैं। बहुत से तस्कर सीमा पर घुसपैठ के इंतजार में बैठे हैं। हमें सुनने को मिलता है कुछ तस्कर हैं जो कि घुसपैठ करने के चक्कर में हैं देश में। सिपाहियों ने 4 घुसपैठियों को मार गिराया, उनके पास से जो है हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। ऐसी बहुत सारी खबरें चलती हैं। अब ये घुसपैठ, ये जो है तस्करी, ये सेम से ही शब्द होते हैं। अब ये जो घुसपैठ है ना, वही चीज़ थी यहाँ पे, उसी घुसपैठ को हम यहाँ पे जानेंगे ना। इस प्रकार की बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि घुसपैठिया वो बंदा होता है, वो व्यक्ति या महिला, जो भी है, पुरुष महिला कुछ भी हो सकती है, तो वो इंसान होता है जो हमारी अनुमति के बिना हमारे क्षेत्र में आ बैठता है। जैसे कि आपका घर है, आपके घर में कोई भी ऐसे ऐरा गैरा जो है आके बैठ जाएगा, तो वो आपके घर में घुसपैठ कर रहे हैं और अपना लाभ के लिए हमें नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता। यानी कि आप
लाइक ऐसा समझ लो कि जैसे आपके घर में चोर घुस जाते हैं ना, तो वो डरेंगे नहीं, आपको मार भी सकते हैं और आपके घर में आपकी अनुमति के बिना भी घुस जाते हैं, चोरी वोरी करेंगे, तो वो क्या है, वो घुसपैठ होती है। अन्य देशों के साथ हमारे देश का व्यापार तो सदियों से चला आ रहा था, लेकिन यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार की आड़ में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। यानी कि देखो, पहले भी हम लोग जो है यूरोप में, अमेरिका में और अफ्रीका जैसे देशों में मसाले और ये चीज़ें भेजा करते थे, बहुत प्रसिद्ध थे विश्व भर में भारत का व्यापार। लेकिन इन लोगों की नीयत जो है व्यापार के पीछे उन लोगों पे पड़ गई, उस ज़मीन पे पड़ गई जिसको हम भारत कहते हैं। अब ये जो ज़मीन है, इसके चक्कर में ये लोग जो है व्यापार के बहाने से देश में घुसने लगे और फिर करने लगे पोपट। प्राचीन काल से ही विश्व के कई देशों से भारत के व्यापारिक संबंध रहे हैं। यूरोपीय देशों में भारतीय सामान की आपूर्ति मुख्यतः लाल सागर और भूमध्य सागर के मार्ग से की जाती थी। थोड़ा बहुत व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था, जो कि अफगानिस्तान में जाता, ईरान से होकर गुजरा करता था। इस समय तक भारतीय व्यापार पर अरब व्यापारियों का ही एकाधिकार था। अरब व्यापारी जो अरब सागर में, वहाँ पे अरब देश जो है ना, मतलब लिमिटेड से देश, आज के टाइम में वो ज़्यादातर गरीब ही हैं, तो उन देशों के अंदर ही व्यापार हुआ करता था। वहाँ के लोग बड़े, मतलब उस टाइम पे रईस हुआ करते थे ज़्यादा, और सामान खरीदने के इच्छुक रहते थे भारत से, क्योंकि मशहूर था ना भाई भारत का। 15वीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों द्वारा पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप तथा मिस्र पर अधिकार कर लिया गया, और इस मार्ग से होने वाले व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी गई। अब ये लोग जो है ना, ऐसे राजपाट चलता था भाई, एक राजा दूसरे को मार रहा है, दूसरा तीसरे को मार रहा है, बड़ी सल्तनतें बनाने के चक्कर में। और उसी चक्कर में जो है क्या हुआ था, व्यापार जो भारत का चल रहा था दूसरे देशों के साथ में, उसमें दिक्कतें आने लगी। कभी कई बार जहाज़ लूट लेते या कुछ भी दिक्कत कर सकते, कई बार जहाज़ डुबा देते। इस प्रकार काफ़ी समय से प्रचलित यह व्यापार मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी कि उसको रोक दिया गया, बंद ही हो गया, वो व्यापार वहाँ से जाते ही नहीं थे भाई। ऐसा मान लो लुटेरों का खोप हो गया था। यूरोपीय बाजारों में भारतीय सामान की मांग और इस व्यापार में अरबों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एक नए और सुरक्षित व्यापार मार्ग की जरूरत महसूस की जाने लगी कि भाई इस जगह को छोड़ दो, ये रास्ता तो खराब है, तो दूसरी जगह से जाओ। अब दूसरी जगह से जाने के लिए हमें रास्ता पहले पता तो होना चाहिए, हम जाए कहाँ से। मतलब आपको अगर पता ही नहीं है, वो भी पानी के अंदर, तो भाई भटकते रहोगे ऐसे, तो वो दिक्कत थी। नए व्यापारिक मार्ग की खोज के कार्य में अब पुर्तगालियों ने मार्गदर्शक का कार्य किया। पुर्तगाली लोगों ने बताया ऐसे ऐसे भी रास्ते हैं। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी ने नाविकों को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। उसने एक स्कूल खोल दिया जिसमें बताया जाएगा कि तुम रास्ते कैसे ढूंढ सकते हो। जैसे आपको स्कूल में क्या बताया जाता है, नहीं पता है क्या बताया जाता है, मतलब किताबें बताई जाती हैं। तो देखो कि आपको क्या बताया जाता है, आपको आपकी लाइफ के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने अराउंड जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। लेकिन उस टाइम ऐसे बवाल नहीं थे भाई। उस टाइम पे जो चीज़ आपको सीखनी है सिर्फ वही पढ़ाते थे, और बाकी सब उनके लिए कचरा थी। उनके इस प्रयास से उत्साहित और प्रेरित नाविकों ने नए नए मार्ग की खोज करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में, बड़ा ही अजीब नाम है भाई, बार्थोलोम्यू, चलो कोई ना, पढ़ लेते हैं हम इसको। बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है 1486-87 में आसा अंतरिप तक के मार्ग को खोज निकाला। वैसे भी तुमको भी याद नहीं रहेगा ये नाम, और मेरे को भी नहीं रहेगा, तो भूल जाओ भाई इस नाम को। इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस, ये नाम जरूर याद रखना, ठीक है ना, आपको ये नाम काम का है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में जो है स्पेन के राजा की सहायता से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज का प्रयास किया। अब कोलंबस जो है प्रसिद्ध बंदा था, इसने पहले भी यात्राएं करी थी बहुत ज़्यादा समुद्र की। तो कोलंबस भारत पहुंचने की बजाय कहाँ पहुंच गया, उत्तरी अमेरिका के द्वीप वेस्ट इंडीज पहुंच गया बेचारा। मतलब वो कह रहा था अपने देश में बड़ी डींगे डींगे फेंक रहा था, सुनो ये जो व्यापार होता है ना मसालों का, एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ से आते हैं ये जहाज भर भर के। निकल लिया जहाज लेके। अब वो बंदा जो है कोलंबस पहुंच गया अपना जहाज लेके कि ये भाई ये रास्ता है, ये इसी पे जाऊंगा मैं, तो ये सही लग रहा है मेरे को। और वो पहुंचते पहुंचते भारत के नाम पे जो है कहीं और ही पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया वो पहुंच गया था वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ की टीम होती है ना क्रिकेट की, सुनी हो कभी न कभी, तो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया वो। अब वो पड़ता था उत्तरी अमेरिका में, वो भारत नहीं था। उसको लगा भाई उतरते ही बल्ले बल्ले हो गई, डींगे फांकूंगा अब जाके वहाँ पे मैं, भाई मेरे को भारत मिल गया। बाद में पता चला बेचारा पोपट कट गया, उत्तरी अमेरिका था वो। तो अब वो वहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद एक और पुर्तगाली नाविक आया, वो वास्को डी गामा। 1497 में, देखो 92
और 97, 5 साल के बाद इसने यात्रा शुरू करी, भारत की समुद्री यात्रा आरंभ की। इसने भी भारत के लिए करी थी, लेकिन वो कहीं और ही पहुंच गया था। और उत्तम आशा अंतरिक्ष पार कर मोजाम्बिक पहुंचा। मालिंदी नामक अफ्रीकी बंदरगाह से एक गुजराती व्यापारी की सहायता से वह मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। ये भी सीधा सीधा नहीं पहुंचा, ये भी पहले कहाँ पहुंच गया, अफ्रीकी महाद्वीप। लेकिन किस्मत देखो इस बंदे की, वो एक गुजराती व्यापारी से मिला। अब गुजरात पड़ता था भारत में, अब ऐसी बातचीत हुई होगी बस कि तुम कहाँ से हो भाई, तुम कहाँ से व्यापार करते हो, कि मैं तो भारत से हूँ भाई, मेरे को भी रास्ता बता दो कहाँ से जाते हैं। तो ऐसे बैठ उठ के आ गया होगा वो भी। और फाइनली वो 1498 के अंदर जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया, भारत में आने वाला पहला विदेशी जो कि समुद्री रास्ता तय करके आया था, मतलब बेसिकली। इस प्रकार यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री रास्ते की खोज पूरी हुई। इस प्रकार उनको पता लगा यूरोप वालों को कि भारत कहाँ है। भाई उनको पता ही नहीं था भारत कहाँ है, नहीं तो वो बेचारे अमेरिका पहुंच के भारत भारत चिल्ला रहे कि हमने भारत ढूंढ लिया। लेकिन मसाले ढूंढो भाई, बस मसाले मिले नहीं उनको। चलो एक फैक्ट जानते हैं, बहुत मजा आता है इन फैक्ट को जानने में। क्या आप जानते हैं यह एक मिथ का है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। वास्तव में उसने भारत पहुंचने के लिए एक नए जल मार्ग का पता लगाया था, ना कि भारत को खोजा था। देखो भारत को खोजना अलग चीज़ होती है, उसने सिर्फ एक रास्ता ढूंढा था ना कि भारत तक पहुंचना कैसे, खोज अलग चीज़ होती है। तो ये अलग ही बात है, मतलब वर्डिंग्स पे थोड़ा चेंजेस है, बट कोई ना, मज़ा आता है इन चीज़ों को जानने में। अब हमसे कुछ पूछा गया, बताइए। चलो आपको बताना है, भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को किस महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा। वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर पहुंचा था, तो ये तो पता याद आ गया होगा, कालीकट में पहुंचा था। लेकिन ये कौन सा है, मतलब कौन से महाद्वीप का चक्कर लगाया था उसने लगाया था अफ्रीकी महाद्वीप का। मतलब कैसा, अगर दुनिया का नक्शा आपने देखा होगा ना, तो यूरोप कुछ यहाँ पे पड़ता है, ऐसे यूरोप पड़ता है, उसके नीचे पड़ता है ये अफ्रीका, उसके इधर में ज़मीन है पूरी, और यहाँ पे भारत पड़ता है ऐसे जो है नीचे इस वाले हिस्से में ऐसे पड़ता है। तो यहाँ से निकला वो पहले वाला जो कोलंबस नाम का बंदा था, उसको लगा भारत ऐसे है, वो ऐसे घुस गया बेचारा, वो कहीं और ही पहुंच गया। लेकिन दूसरे वाला जो है ऐसे से ऐसे आया और इसने यहाँ पे आके देखा यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ से उसको बंदा मिल गया और पता लगा यहाँ पे भारत है, तो वो ऐसे पहुंचा था। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, समझ आ गया होगा, काम चलाऊ सा। सबसे पहले पुर्तगाली घुसपैठ कब हुई, घुसपैठ समझते हो ना, मतलब इलीगल तरीके से एंट्री। 1498 में वास्को डी गामा द्वारा भारत आने के नए समुद्री रास्ते का पता लगाने के बाद सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार शुरू कर दिया। यानी कि जो पहले व्यापार दुनिया भर में मशहूर था भाई अपना सामान, तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए व्यापार करने के बहाने से। सन 1500 की बात है, 2 साल के बाद ही टपक लिए जहाज ले लेके। 1500 में जो है भाई, सरक जा नीचे, यहीं पे रहेगा क्या, ये बोल रहे हैं नक्शा पढ़ा दो तुमको। हाँ चलो मैं बता देता हूँ नक्शे में क्या। ये है हमारा प्यारा भारत, आधा है ये, आधा ऊपर है। तो इसके अंदर जो है ना, भारत में डच बस्तियां, पुर्तगाली बस्तियां, तटरेखा और समुंदर। समंदर तो सबको दिख रहा है भाई, ये समंदर है सारा, और ये तटरेखाएं जो है, ये बाउंड्री दिख रही है नीली नीली सी, ये पूरी खिंची हुई है, ये तटरेखाएं हैं। तटरेखाओं का मतलब होता है समुद्र जमीन से जब मिलता है उस क्षेत्र को, उसको तटरेखा कहते हैं। कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं रखना। डच बस्तियां और पुर्तगाली, ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रही हैं, ये जो है पुर्तगाली बस्तियां। पुर्तगाली लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके बस्तियां बसाए अपने अपने। जैसे आप लोग कहीं गांव बसे होते हैं ना कहीं कहीं पे, तो ऐसे बस्तियां बसती थी पहले। तो ये बस्तियां पुर्तगालियों ने बसाई थी, यहाँ पे भी बसाई थी। और डच बस्तियां कहाँ कहाँ बसी थी, यहाँ पे बसी थी, थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे बसी थी। अब ये लोग जो है ना, डच वाले लोगों को अगर आप ध्यान दोगे ना, ये वो रास्ते थे यहाँ पे जो अच्छे सामान का आयात निर्यात होता था, तो सीधे सीधे व्यापार कर रहे थे। पुर्तगाली लोग जो है यहीं कहीं चारों तरफ फैलना शुरू कर दिया। अब देखते हैं क्या बवाल मचाएंगे ये लोग, कितने हरामी निकलते हैं या प्यार से रहेंगे, देखते हैं, वो तो पता लगेगा। पुर्तगालियों ने केरल के पास अपनी फैक्ट्री बनाई। वहाँ के शासक से फैक्ट्री की सुरक्षा का भी इंतजाम करवा लिया, क्योंकि अरब व्यापारी उसके खिलाफ थे। अरब वाले नहीं चाहते थे कि भाई तुम ऐसा करो, क्योंकि वो अरब वालों का धंधा चौपट कर देता ना इस चक्कर में, तो इसीलिए वो नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी राजा से सहमति लेके, उसकी सुरक्षा लेके राजा की, और इन्होंने फैक्ट्री लगा ली। इसके बाद कालीकट और कन्नूर में भी पुर्तगाली फैक्ट्रियाँ लगाई गई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी, मतलब अकेला ही था जो बड़ी सी शक्ति जो है, ताकत जो है यहाँ देश के अंदर एंट्री मारी थी। उसने बस अरबों के विरोध का सामना करना पड़ा। अरबों से दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अरब लोग नहीं चाह रहे थे ना, उनका धंधा पानी चौपट हो रहा है यार। अगर आपकी दुकान के सामने कोई और दुकान खोलेगा तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वही काम हो रहा था अरब वालों का, अरब वाले नाराज हो रहे थे। लेकिन
पुर्तगालियों ने अपने उत्कृष्ट समुद्री जहाज़ों के बल पर, बढ़िया जहाज़ थे यार, अमीर लोग थे, मतलब अमीर नहीं बुद्धि प्राणी लोग थे, तो समुद्री व्यापार का अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। यानी कि जो समुद्र में व्यापार होता था ना, अरब वाले जाते रेंग रेंग के और ये लोग पहले पहुंच जाते, तो सारा सामान ये बेच देते, अरब वालों का कोई खरीदता नहीं था। उस चक्कर में भी इनको घाटा होने लगा, अरब वालों को धीरे धीरे खिसकना ही पड़ेगा पीछे। उन्होंने गवर्नर अल्मीडा और अलबुकर्क के योग्य नेतृत्व में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने का मतलब समझ रहे हो, कब्जा कर लिया भाई। अब आ गए वो, एंट्री में टसन में आ गए वो, और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बना दिया। प्रशासनिक केंद्र यानी यहीं से जो है इस देश के अंदर हम शासन करेंगे, जो भी मैनेजमेंट होगी, जो भी जहाज़ों का लेन देन या कुछ भी जो भी करना है वो यहाँ से करेंगे हम। शीघ्र ही उन्होंने सूरत, दमनदीव, बसीन, सालसीट, बम्बई, जिसको मुंबई कहते हैं आज के टाइम पे, मुंबई बम्बई, ठीक है, सब दोनों का ही पता है सबको, दाभोल, गोवा, कन्नूर, कालीकट, कोचीन, नागटम, मछलीपट्टनम, हुगली, ऐसे अलग अलग जगह पे पूरे भारत की बाउंड्रीज के ऊपर ये बैठने लग गए थे। आदि स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। अब ये वो जगह थी जहाँ से व्यापार होता था। ये ऐसे ऐरी गैरी जगह पे नहीं पसर के बैठ गए, ये हर उस जगह पे बैठ गए जहाँ पे व्यापार होता था। बाहरी समुद्री व्यापार जो होता था वो हर उस जगह पे बैठ गए थे। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन और भ्रष्ट आचरण के कारण शीघ्र ही ये पतन की ओर आ बढ़े। यानी कि इनकी नीयत अच्छी नहीं थी। 16वीं शताब्दी में डचों से मिली चुनौती से वे गोवा और दमन-दीव तक सिमट कर रह गए। अब डच लोग आ गए थे और डच लोगों ने इनको पीटा। किनको पीटा? पुर्तगालियों को पीटा। अब भारत वाले तो बेचारे बाद में पीटेंगे, पहले अपनी घुटर मुटर मचेंगी इनकी। अब डच घुसपैठ के बारे में जानते हैं, पुर्तगाली घुस गए कैसे, समझ आ गया ना। अब डच वालों का जानते हैं उनका क्या मामला रहा। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी डच। डचों ने 16वीं सदी के अंतिम दशकों में, अब ये सदी सबको पता है ना, सदी या शताब्दी लिख देते हैं तो ये सबको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें भाई, ये आसान सा। देखो 16वीं सदी लिखा हुआ है, अब 1602 की बात है ना, 16वीं सदी 1602। अब यहाँ पे के दशक में पूर्व से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई। तत्कालीन डच सरकार ने इन कंपनियों के बीच शत्रुता और स्पर्धा समाप्त करने के लिए 1602 में सभी कंपनियों को मिलाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एक कंपनी रख दी। कंपनी ऐसे होती है ना, जैसे आप एडिडास, नाइका, ये क्या मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं, कपड़ों की बहुत सारी कंपनियां हैं, आपके सामान की, ज्योमेट्री की भी कंपनी होगी, है ना, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कंपनियां हैं। तो ऐसे इन्होंने भी अपनी व्यापार की कंपनी रख दी जिसका नाम रखा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम याद रह जाएगा। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, पिछले चैप्टर में बताया शायद मैंने तुमको, तुम भूल जाते हो बिल्कुल से, है ना, तो फिर डाउट क्रिएट होगा तुम्हारे मन में। ये चीज़ें ध्यान रखने की है भाई, दूसरी बार बता रहा हूँ, बाकी चैप्टर्स में नहीं डिस्कस होगी इस चीज़ को, ठीक है। देखो सदी आ जाए या शताब्दी आ जाए, शताब्दी भी लिखा होता है कई जगहों पे, शताब्दी, है ना, शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। अब ये सदी शताब्दी एक ही चीज़ होती है। अब इसमें होता क्या है, जैसे 1600 से लेके 1700, ठीक है, तो ये कौन सी शताब्दी होगी? 1700, मतलब बाद वाली चीज़ को शताब्दी कहेंगे। 17वीं शताब्दी हो गई या 17वीं सदी हो गई। अब 16वीं सदी का मतलब है कि 1600 से पहले पहले कुछ, मतलब अंतिम वर्ष थे 1500, ऐसे मान लो 90, 98 इसके आसपास, कुछ इस टाइम के आसपास जो है ये वो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उसे भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, भारत में डचों द्वारा स्थापित बस्तियों का एकाधिकार भी प्रदान कर दिया। इसके साथ साथ उसे युद्ध लड़ने, संधियां करने और प्रदेश विजय करने और दुर्ग बनाने के अधिकार भी दे दिए गए। मतलब ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहेंगे हम इसको, तो ये जो कंपनी थी इसको सारे अधिकार दे दिए भाई। वहाँ पे जाओ, कब्जा मारो, तुम पीटो, मारो, कुछ भी करो, वहाँ पे व्यापार करो, या तुम जो भी भले मानुस बनना है भले मानुस बनो, कब्जे वाले बनना है कब्जे वाले बनो, तुम्हें जो करना वो करो तुम। 1602 में डचों ने पुर्तगाली बेड़े को हराकर गरम मसालों के व्यापार पर अधिकार कर लिया। यानी कि जितने गरम मसाले अब भारत से बाहर जाएंगे, पहले अरब वाले जाते थे, अब अरब वाले कहाँ गए भाई? आप सोच रहे हो, वो तो भाग गए, पेल दिया उनको भाई इन्होंने। इनके आपस में यूरोप वालों की कुटर पुटर मची पड़ी है। अब इन्होंने क्या करा, डच लोगों ने जो है मसालों के व्यापार में घुस गए कि हम मसालों का सारा व्यापार हम करेंगे, कोई और नहीं घुसना चाहिए इस व्यापार में। और हुआ भी वैसा ही, उन्होंने सबको पेल दिया। सब थे ही नहीं भाई, कोई था ही नहीं, पुर्तगाली थे, उनको पेल दिया इन्होंने, और डचों का एक अधिकार इस चीज़ में हो गया। 1602 ये तो हरा दिया
दिया ना हमने। शीघ्र ही उन्होंने पुलिकट, सूरत, चिनसुरा, कोचीन, नागापट्टनम, बालोसर, कासिम बाजार और बारानगर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पुर्तगाली एकाधिकार को खत्म कर दिया। अंग्रेजों के आगमन के बाद डचों का प्रभाव भी कम होता चला गया। देखो, शेर को सवा शेर मिलता है, उस सवा शेर को भी 2.5 गुना बड़ा शेर मिल गया। अब वही हुआ, पहले पुर्तगाली आए, अरब तो भाई प्यारे मानुस थे, वो तो आराम से आ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको ये मतलब नहीं था कि कब्जा मारना है। ये लोग थे हरामी। अब इन्होंने क्या करा, पुर्तगाली आए, उन्होंने कब्जा मारा, ठीक है कब्जा मारा। डच आए, बोले हैं तू क्या कर रहा है यहाँ पे, पेलते हैं तेरे को, वो पीट दिया उसको, डच बैठ गए आके। अब डच लोगों ने क्या, डच लोग सोच रहे हम ही शेर हैं, लेकिन इनको क्या पता था सवा शेर इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अंग्रेज घुसा है भाई देश में। अब अंग्रेजों ने पूरा बवाल मचा दिया, खतरनाक वाला। पुर्तगालियों की भारी व्यापार में हुई समृद्धि ने अंग्रेजों को भी काफी प्रभावित किया कि भाई यार ये पुर्तगाली अमीर होते जा रहे हैं, हमारा देश गरीब हो रहा है, ऐसे तो हम भी अमीर बनेंगे। और वो भी आ गए भारत के साथ व्यापार करने के लिए, उतावले उठे। 1578 में फ्रांसिस ड्रेक नामक समुद्री लुटेरे ने लिस्बन जा रहे पुर्तगाली समुद्री जहाज को लूट लिया और लूट में मिले नक्शे से उन्हें भारत को समुद्री मार्ग की जानकारी मिली। यानी कि आप समझ गए ना, उनको जो है ये नहीं पता था लोगों को कि भाई भारत है कहाँ पे, जाना कहाँ पे, पानी में पानी पानी दिखता चारों तरफ यार। तो उस चक्कर में उन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों के जहाज पर ही हमला कर दिया। पुर्तगाली तो पहले आए थे, अब उनको सारा रास्ता पता था, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, नक्शा बना रखा था, नक्शा चोरी कर लिया उन्होंने। अब उससे हुआ थी शुरुआत इस कहानी की। 1588 में अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने स्पेन के शक्तिशाली समुद्री बेड़े आर्मेदा को नष्ट कर दिया और इस प्रकार समुद्री मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अब समंदर में जहाज चलेंगे, जहाज ही खत्म कर दो भाई, कलेश ही खत्म, व्यापार कैसे करोगे तुम लोग, है ना। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अब ये एक कंपनी बनी। पहले डच वालों की क्या थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने सिर्फ सीधा नाम रख दिया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रखा इन्होंने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इसे भारत के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र दे दिया गया कि तुम भारत के साथ व्यापार कर सकते हो भाई। इसके बाद अंग्रेजों ने कप्तान हॉकिंस और सर टॉमस रो के प्रयासों से भारत में व्यापार शुरू कर दिया। 2 बंदे पहुंच गए भारत में और जैसे भी बातचीत कर करा के व्यापार शुरू कर दिया। यहाँ पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करनी शुरू कर दी। अपना व्यापार भी यहीं करेंगे, लोगों से जो है धीरे धीरे लोगों को धंधा पानी चौपट करेंगे हम। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने जो है 1611 में जो है मछलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की। व्यापारिक फैक्ट्री समझते हो, व्यापार करने के लिए फैक्ट्री बना दी। तो वो शुरुआत करी थी, पहली फैक्ट्री बनी थी 1611 में मछलीपट्टनम में, याद रखनी है आपको, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद अंग्रेजों ने पहले से स्थापित पुर्तगालियों और डचों को पराजित कर सूरत, कासिम बाजार, विशाखापट्टनम, बालोसोर, फोर्ट सेंट जॉर्ज आदि स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। पहले बेचारे पुर्तगाली पिट रहे थे, अब डच भी पिटे, पुर्तगाली भी पिटे, दोनों पिटे, किससे बचेंगे भाई। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथलीन से हो गई। कंसेप्ट देखो क्या मस्त है इनका। ये ब्रिटेन का राजकुमार था और उन्होंने शादी कर ली। ब्रिटेन मतलब वो अंग्रेजों वाला राजा जो था, राजकुमार था, उसने शादी कर ली पुर्तगालियों के राजा की बेटी से, कैथलीन से। और चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज में बम्बई मांग लिया। बम्बई के 7 द्वीप मिल गए भाई, बोला मेरे को दहेज में बम्बई दे दो। अब बम्बई पे उनका पुर्तगालियों का कब्जा था, तो भाई पुर्तगालियों से बम्बई मांग लिया अंग्रेजों ने कि बम्बई मेरे को दे दो, तुम्हारी बेटी से मेरी शादी हुई है। कितना महंगा दहेज था भाई। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराए पर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दी और जो आगे चलकर उनके व्यापार का प्रमुख केंद्र बना। अब इन्होंने 10 पौंड वार्षिक जो है ना, मतलब बहुत ही सस्ती कीमत पर, कहने के नाम मात्र कीमत पर जो है, उसको नाम मात्र क्यों कह रहा हूँ भाई, 10 पौंड होते ही कितने, बहुत कम होते हैं। वार्षिक किराए पर जो है उन्होंने पूरी बम्बई को किराए पर दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद जो है अंग्रेजों ने बंगाल में सुतानाती, गोविंदपुर और कलकत्ता नामक 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की। जमींदारी कैसे भाई, लोगों को मार दो, जमींदारी मिल गई। वही हुआ, लोगों को मार के जमींदारी ले ली और यहाँ पर फोर्ट विलियम नामक दुर्ग की स्थापना की। अब देखो इन्होंने प्लानिंग, देखो इनकी, तुम प्लानिंग समझोगे तभी समझ में आएगा। ये हमारा भारत पड़ता है नीचे से कुछ, ऊपर से बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इधर वाले हिस्से में कब्जा कर लिया, वो तो मतलब शादी के बहाने से कुछ भी करके जुगाड़बाजी कर ली और जमीन मिल गई उनको यहाँ पे। और दूसरा बड़ा व्यापार चलता था यहाँ से, कलकत्ता से। यहाँ पे भी घुस गए, यहाँ पे भी घुस गए, दोनों बड़े केंद्रों पे ये आके पसर चुके थे और पेलने लगेंगे फिर बाद में। अब डेनिश घुसपैठ, अब सिर्फ अंग्रेज थोड़ी ना थे हरामी, और उनके भी
कुछ आएंगे जान पहचान वाले भाई। एक इकलौता देश नहीं है ना, यूरोप एक महाद्वीप है, तो उसमें बहुत सारे देश हैं, तो और भी लोग आ गए। डेनिश आ गए, डेनिश घुसपैठ जानते हैं। अपने पड़ोसियों ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल के साथ भारत के साथ व्यापार को देखकर डेनमार्क में भी चुल मच गई। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। देखो सारी कंपनियों का नाम ध्यान रखोगे ना, आसान है याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी सारी, डेनिश आए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों वालों का सीधी ईस्ट इंडिया कंपनी रखी थी। और इस कंपनी ने 1620 में तंजौर जिले में ट्रावनकोर में पहली डेनिश बस्ती की स्थापना की। ये लोग भी आए और भारत में आके बस गए। इसके बाद उन्होंने बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी दूसरी बस्ती स्थापित की, जो कि भारत में इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्यालय बनी। यहीं पे से उन्होंने सारा मैनेजमेंट संभाला। डेनिश भारत में अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाए और 1845 में अपनी सारी बस्तियां ब्रिटिश सरकार को बेचकर चलते बने भाई। मतलब ये देखो 1600 में आए थे, मतलब 100 साल टिके ये, 100-150 साल के आसपास, 130 के आसपास, तो इतने साल टिके ये। और उसके बाद में भाई कल्टी हो लिए। बोले अंग्रेजों तुम ही संभालो, हमारे बस का नहीं है यहाँ पे भसूड़ी उतारना। तो भाई कल्टी हो लिए। तो डेनिश तो थोड़े से दिन रहे थे, मतलब थोड़े से दिन नहीं, थोड़े से साल रहे और फिर भाग गए। सबसे बाद में फ्रांसीसी घुसपैठ, सबसे आखिर में आए थे फ्रांस के लोग। अब ये फ्रांसीसी घुसपैठ भी खतरनाक ही थी। भारत के साथ व्यापार की दौड़ में फ्रांसीसी सबसे बाद में शामिल हुए थे। फ्रांसीसी सम्राट लुईस 14वें के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और सम्राट द्वारा इस कंपनी को उपनिवेश स्थापित करने, धर्म प्रचार करने और युद्ध व संधि करने के अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि वही नीति भाई, कुछ भी करो, इस देश में जाके पसर जाओ तुम बस। इस कंपनी ने 1668 में सूरत, 1669 में मछलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। इसके बाद इन्होंने पांडिचेरी, माही, चंद्रनगर जैसे स्थानों में भी अपना आधिपत्य जमा लिया, यानी अधिकार होने लगा उनका। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्होंने यहाँ के शासकों के आंतरिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। राजाओं के आपस में लड़ाई मच रही है, ये मजे ले रहे हैं बैठ के आराम से, तो वो सीन होने लगा। इस प्रकार फ्रांसीसी अंग्रेजों के लिए सशक्त प्रतिद्वंदी बनते जा रहे थे। यानी कि फ्रांसीसी लोग चाह रहे थे कि सबको पेलो हम ही राज करेंगे, अंग्रेज चाह रहे सबको पेलो हम ही राज करेंगे, पुर्तगाली चाह रहे भाई जैसे भी है टिक रहे हैं लेकिन पेल दो सबको। फिर भी वर्चस्व की इस लड़ाई में, इतने सारी पब्लिक में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का संघर्ष होना तो तय था, क्योंकि ये दोनों बड़ी कंपनियां थी और दोनों चाह रही थी कि भाई हम ही टिके, बस कोई और ना हो साइड में ना, तो ठोकना चाह रहे थे एक दूसरे को। अंग्रेजों का विस्तार और एकाधिकार कैसे हो, मतलब अब फ्रांसीसियों से टक्कर हो गई थी, ठीक है भाई, आपस में घुसुड़ मुसुड़ मचती रहेगी, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन इन अंग्रेज कैसे बच गए और फ्रांसीसी कहाँ चले गए, तो वो भी सवाल था भाई। तो उसके बारे में अभी जानने को मिलेगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा अपने विस्तार एवं एकाधिकार को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहला था यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष। पुर्तगालियों और डचों की शक्ति क्षीण होने पर भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियां 2 ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी रह गए, क्योंकि बाकियों तो पेल दिया इन्होंने, शक्ति इनमें दम बचा नहीं, जहां पे बैठ रहे हैं बेचारे वहीं पे घाटा, तो पिट पिट के भग रहे थे। भारत के व्यापार पर एकाधिकार एवं भारतीय राजनीति में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए दोनों में संघर्ष होना लाजमी था, क्योंकि दोनों ये लोग इतना नहीं चाह रहे थे भाई पूरी देश पे कब्जा मारना। इनका मकसद था थोड़ा सा व्यापार करो, थोड़ी सी जमीन कब्जा लो, लेकिन ये लोग चाह रहे थे पूरे देश पे कब्जा हो, हमारा ही अधिकार हो, पूरा व्यापार हमारे कंट्रोल में हो। तो उस चक्कर में हुआ मामला, दोनों शक्तियों में संघर्ष हुआ और जिसके कारण निम्नलिखित थे। ये कारण याद रखने पड़ेंगे आपको भाई, ठीक है, काम के है, ये पूछ लेंगे आपसे कि इनके बीच में संघर्ष के क्या कारण थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापारिक स्पर्धा थी। दोनों की भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की मंशा थी। दोनों चाह रहे थे कि मैं अकेला ही व्यापार करूं, कोई और ना हो। मतलब अंग्रेज चाह रहे कि देश में से जितने पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच जो भी भरे पड़े सबको पेल दूं, और फ्रांसीसी चाह रहे हैं अंग्रेजों को और बाकियों को पेल दूं। दोनों ही एक दूसरे को भारत से निकालकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे। एक तो पंगा ये था, लड़ाई तो होनी थी। फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यूरोप के कट्टर दुश्मन थे। यूरोप में भी मतलब आपस में दुश्मन थे वो, तो भाई यहाँ पे आके तो दुश्मनी वैसे ही निभानी थी। इसीलिए जब भी यूरोप के दोनों के बीच संघर्ष होता तो वे यहाँ भी एक दूसरे से उलझ पड़ते, वहाँ की लड़ाई यहाँ ले आते। फ्रांसीसी नायक डुप्ले की महत्वाकांक्षा ने ब्रिटिश कंपनी को बेचैन कर दिया था। उसने पांडिचेरी की किलेबंदी शुरू कर दी और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में अंग्रेजों द्वारा भी ऐसा किया गया, भाई तुम सेना बढ़ाओगे तो हम कमजोर दिखेंगे ना, तो इन्होंने भी सेना बढ़ा दी और भारत में इन दोनों शक्तियों का संघर्ष अवश्य भावी हो गया। यानी कि अब तो संघर्ष होगा ही होगा। संघर्ष का मतलब यहाँ पे संघर्ष ऐसे प्यार से नहीं कि भाई तुम जा रहे हो
तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे। वो आएंगे, बेटा तलवार चाहिए कि तोप चाहिए तेरे को, या गोली से मारे, तो वैसे आके ठोकेंगे वो। और वो उनको कहते हैं हम संघर्ष। पहले के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में इसी को संघर्ष कहते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थानीय शासकों से संघर्ष, मतलब वो आपस में तो मरेंगे पीटेंगे भाई। भारत वाले जो राजा हैं वो क्या करेंगे, वो फालतू फंड में बैठे हुए हैं यहाँ पे। यूरोपीय शक्तियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भारत के स्थानीय शासकों के साथ भी संघर्ष किया, क्योंकि वो तो भाई अब तुम्हारे घर में आके कोई तुम्हारी घर को कब्जा मारने की सोचेगा। और दो पड़ोसी, मान लो, देखो एग्जाम्पल समझो तुम, कंसेप्ट क्या था यहाँ पे। ये है एक प्यारा सा घर, हंसता खेलता घर, भारत, ठीक है। एक पड़ोसी आता है, सोचता है मैं इसके घर में आके जो है सामान दुकान खोल लूँ और सामान बेचूं। एक आता है भाई, वो सोचता है मैं इस घर पे ही कब्जा कर लूँ। एक और आता है, फिर वो सोचता है मैं भी इसी घर पे कब्जा कर लूँ। अब पहले किसकी लड़ाई मचेगी? पहले इन दोनों की मचेगी, ये और ये वाले की। ये बोलेगा घर मेरा है, ये बोलेगा घर मेरा। भाई घर का मालिक तो फालतू घूम रहा है यहाँ पे, तो घर का मालिक बोलेगा तुम पहले पीट लो, फिर मैं जोन सा बचेगा मैं भी पीटूंगा तुम दोनों को, ठीक है। तो ऐसा मामला था, ऐसा इस देश के अंदर चल रहा था उस टाइम पे। करने के बाद अंग्रेजों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के स्थानीय शासकों के साथ भी संघर्ष किया और येन केन प्राक्रेण भारतीय शासकों को भी अपने अधीन कर लिया। इसके लिए अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, जिसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जैसे युद्ध करके पीट दो भाई राजा को, फालतू फुदक रहा है तो सहायक संधि कर लो कि तुम मेरी मदद करना, मैं तेरी मदद करूंगा, क्योंकि राजा कमजोर है। तो अगर देखो मामला क्या है, ये कंसेप्ट इनका बढ़िया था, इसकी वजह से बहुत सारे राजा चक्कर में आए। हुआ क्या कि जो राजा था ना, उसको छोटे छोटे राजा थे, तो उसको जो है सेना चाहिए थी। अब सेना कहाँ से लाए, वो तो लिमिटेड ही है, उतनी ही रहेगी, वो तो बढ़ने से रही ज़्यादा। अब अंग्रेज बोले कि मैं तुम्हें सैनिक सहायता दूंगा, तो सहायक संधि कर ली कि उसके बदले में मेरे को किराया विराया कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो वो करते। अब अंग्रेजों ने संधि करी है एक राजा के साथ में, तो जो फ्रांसीसी लोग हैं वो क्या सोचेंगे, यार इसने संधि कर लिया, पीटेंगे तो जरूर उसको, तो राजा को पीटने आएंगे। और सेना किसकी लड़ेगी, अंग्रेजों की लड़ेगी, राजा बच गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये संधि के चलते राजा ही मर जाता और ये खुद ही आके उस पर बैठ जाते। कभी वो कुछ संधि इन्होंने कर ली राजाओं के साथ, कुछ संधि इन्होंने कर ली, ऐसे कर करके भी ये घुसते चले गए लैप्स की नीति द्वारा। अब लैप्स की नीति तो भाई आगे पता चलेगी कौन सी नीति है, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि ये किताब ही नहीं है ना भाई। पहले पढ़ी होती तो अलग बात थी, अब हमने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया हमको तो स्कूलों में। लेकिन अब बढ़िया किताब है यार, मेरे को तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया किताब बनाई है आपकी। मतलब पहले वाली किताबों का जो कचरा था, बेकार था यार, वो लिटरली बेकार था, उसको हटा दिया गया सारे को, और बढ़िया किताबें बनी अब की बार। चलो फिर भी कोई ना, पढ़ने में मजा तो आता ही है यार, और क्या चाहिए अपने को। यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष। अब ये जो यूरोपियन शक्तियां थी, इनके संघर्ष के बारे में जानते हैं। एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष और कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक का युद्ध बहुत प्यारा है, पिछले चैप्टर में भी हमने बताया था, पता चला था कि 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक में, अंग्रेजों और इन लोगों के, फ्रांसीसी लोगों के आपस में खुटर मुटर के चलते। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का पहला युद्ध यूरोप के उसी युद्ध का विस्तार मात्र था, मतलब वहां पे लड़ाई मच रही है, यहाँ पे भी ले आए यूरोप वाली लड़ाई को। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच 1746 में युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए, तो फ्रांसीसियों ने मद्रास को जल और स्थल दोनों से घेर कर नियंत्रण में कर लिया। बोले फ्रांसीसी बोले भाई तू ज्यादा फुदक रहा है, अंग्रेज चुपचाप बैठ जा। 1748 में एक्स लो सैपल की संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जो है यूरोप में दोनों देशों का युद्ध खत्म कर दिया गया, और जिसके बाद यहाँ भी दोनों शक्तियों के बीच युद्ध खत्म हो गया और मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया गया। मतलब बच गया यार। फ्रांसीसी सोच रहे थे ऐसे कैसे आराम ही निकल रहे हो, लेकिन फिर भी लौटा दिया। वहाँ पे संधि हो गई ना, अपने देश में, मेन देश में संधि हो गई, तो यहाँ पे भी बोले चल छोड़ यार, क्यों लड़ाई कर रहे हैं हम, तो वापिस हट लिए। अब दूसरा युद्ध हुआ कर्नाटक के अंदर ही 1749 से 54 में, मतलब 48 में बंद हुआ। 1 साल के बाद फिर क्या चूल मच गई। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के राज सिंहासनों के विवादग्रस्त उत्तराधिकार के कारण हुआ था। वहां पे राजा का ही पंगा हो रखा था, राजा का ही पता नहीं कौन क्या कर रहा है। एक पक्ष का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे और दूसरे पक्ष का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे। प्रारंभ में फ्रांसीसियों की जीत हुई, लेकिन बाद में क्लाइव जैसे अनुभवी, योग्य और चतुर सेना नायकों के बल पर अंग्रेजी सेना जीत गई। अंग्रेज जीत गए और दूसरे राजा को भी पेला और फ्रांसीसियों को भी पेला। 1754 में पांडिचेरी की संधि से दोनों युद्धों के बीच शांति स्थापित हुई और दोनों पक्षों ने
एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए, यानी कि जिन्होंने जिस पे कब्जा मारा था ना, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों वाली जितने इलाके पे कब्जा मारा राजा के, और इधर वालों ने उन्होंने इन पे सारी जमीन बोले ले लो, अपनी अपनी वापस ले लो, तुम अपने अपने अधिकार वापस ले लो। और दोनों की शक्तियों ने भारत में दुर्ग नहीं बनाने का आश्वासन दिया कि कोई भी अब से जो है ना दुर्ग नहीं बनाएगा, किले वगैरह नहीं बनाएगा, और भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन भी दिया कि अब से हम जो है ना भारतीय जो शासक है, जो देसी लोकल राजा घूम रहे हैं, उनके बीच में हम टांग नहीं अड़ाएंगे, हम क्यों पीटे यार उनके चक्कर में। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। वो उनको लगा यार ये तो बेइज्जती हो गई फ्रांसीसियों की, तो उस चक्कर में जो है वो अब देखते हैं क्या होगा। उसके चलते हुआ 2 साल के बाद में फिर से लड़ाई मचा दी भाई। मेरे को मजा नहीं आ रहा यार, ऐसे कैसे तुम चुपचाप बैठे हो, लड़ाई में मजा आता है यार। चलो 1756 से 63 में 7 साल लड़ाई चलती रही है, तो भाई खतरनाक ही लड़ाई थी। 1756 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्ष का लड़ाई हुई और भारत में दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांसीसियों ने त्रिचनपल्ली का पर हमला किया, तो वहीं अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्तियां बालासोर, पटना, कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। फ्रांस का कुशल सेनापति काउंट डी लाली भी फ्रांसीसी साख को बचाने में सफल नहीं हो पाया। मतलब वो फ्रांस की तरफ से वो हमला कर रहे हैं, उधर से अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज ताकतवर दिखाई पड़ रहे थे। 1760 में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हो गई। फ्रांसीसी हार गए बेचारे, कुटाई हो गई वहां पे। 1763 में हुई पेरिस की संधि, इसके द्वारा 7 वर्ष के युद्ध को खत्म करके भारत में दोनों शक्तियों का संघर्ष खत्म हो गया। अब पेरिस की संधि में देखेंगे क्या सीन हुआ। फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और चंद्रनगर लौटा दिए गए, लेकिन अब भी वे ना तो सेना ही रख सकते थे, ना ही किलेबंदी कर सकते। मतलब फंस गए ना ये लोग, फ्रांसीसी लोग फंस गए, क्योंकि ना अगर सेना रखेंगे या किलेबंदी करेंगे, चार दीवारी करेंगे अपने क्षेत्र की, तो भाई अंग्रेज हमला करेंगे और इनको कूट देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वैसे भी कूट देंगे। मतलब फंस गई है अब। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव खत्म हो गया और अंग्रेज एकमात्र विदेशी शक्ति बनकर उभरे। बाकियों को ये पहले ही पेल चुके थे, तो भाई यही 2 बचे थे और इनको भी अंग्रेजों ने पेल दिया और अंग्रेज अब बच चुके थे। उसके बाद वो टाइम आया जब स्थानीय शासकों से लड़ाई का समय आ चुका था, स्थानीय शासकों से संघर्ष। और ये भाई ऊपर कहाँ से आ गए ये यार, हट जा तो ऊपर से, ये बकवास काम आ गया यार। ये देखो ये क्या चल रहा है, ये ऊपर छिपा, हट जा भाई, फुल स्क्रीन में मजा आता है यार, क्या है यार ये। चलो हट गया, फाइनली हट गया वो। अब देखते हैं बहुत ही प्यारी लड़ाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है आपको प्लासी का युद्ध के बारे में। अब ये प्लासी का युद्ध हुआ, स्थानीय शासकों से संघर्ष, बचा कौन, अंग्रेज, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या प्लानिंग करी, अंग्रेजों को भाई अकेले राज कर रहे हैं, कुछ भी करो, ठीक है। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवयुवक नवाब सिराजुद्दौला के बीच में बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ाई हो गई। यद्यपि नवाब की सेना अंग्रेजी सेना से बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी अधिकांश सेना में ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, बेचारी ऐसे पहले ही कल्टी हो ली। सिराजुद्दौला के सेना नायकों में मीर जाफर और राय दुर्लभ दोनों ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और युद्ध में भाग नहीं लिया। अब सेना नायक जो है, सेनापति जो है, वो उन्होंने भी भाग नहीं लिया। अब वो एक्सपर्ट बंदे थे जो वो, अब आप सोच रहे हो यार ये मतलब ऐसी क्या गड़बड़ हो गई, क्या आन पड़ी कि सेना भी नहीं आ रही, सेनापति भी नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा इसके पक्ष में, इतनी बड़ी सेना भी थी। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, अंग्रेजों ने इनके सेनापतियों को बहुत बड़ी बड़ी रकम दे दी थी, मतलब पैसा दे दिया था, बहुत बड़ा पैसा खिला दिया, जितना उन्होंने सोची भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा खिला दिया कुछ ना कुछ। तो उसके चलते क्या हुआ, सेना नायकों ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ाई लड़ रहे, बस अपने आप हार जाएगा राजा। तो धोखा हो गया, राजा के साथ में धोखा दिया और युद्ध में भाग नहीं लिया। नवाब की सेना और क्लाइव की सेना के बीच में झड़प ने नवाब के 500 सैनिक और कंपनी के सिर्फ 65 सैनिक मारे गए। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे 500 मर गए, यहाँ पे 65 ही मर रहे हैं, तो ये तो हारना पक्का दिखाई पड़ रहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पाणिकर के अनुसार प्लासी की घटना एक हुल्लड़ और भगदड़ थी, युद्ध नहीं था वो। मतलब एक सही मायने में युद्ध क्या होता है, इधर से हमारी सेना, एक शासक की सेना, इधर से एक सेना, और लड़ाई करो भाई, ठीक है। वहां ऐसा नहीं था, वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि सेनापतियों को तो पैसा खिला रखा था, भगा दी सेना को, अपनी सेना को भगा रहे हैं वो लोग। यह लड़ाई नवाब की सैनिक दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु क्लाइव के षड्यंत्र और कूटनीति के कारण अंग्रेजों द्वारा जीती गई थी। अंग्रेजों ने सीधे सीधे लड़ाई लड़ी होती ना, तो ये सेनापति बता देते अंग्रेज तुम क्या औकात हो, तुम्हारी औकात कितनी थी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, अंग्रेजों ने पहले ही मामला कूटनीति से सोल्व कर लिया, उनके सेनापतियों को पैसा खिला दिया और जो मेन नेता थे सबको अपने पक्ष में कर लिया, जिसके चलते जो है युद्ध ढंग से लड़ा ही नहीं गया उस शासक के द्वारा।
इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये वही मीर जाफर था भाई जिसने युद्ध लड़ने से मना कर दिया था, तो वो चक्कर समझ गए ना। अब बंगाल का नवाब बन गया, तो उस चक्कर में जो है ये युद्ध नहीं लड़ रहा होगा उसने। और तथा उसने 1 करोड़ रुपए और 24 परगने का क्षेत्र अंग्रेजों को उपहार में दे दिया, कि बोले 24 परगने और 1 करोड़ रुपये अंग्रेजों को दे दिए, क्योंकि भाई अंग्रेजों ने इतना बड़ा बंगाल जीत के दिया है ना उसको। क्लाइव को निजी तौर पर 3,34,000 पाउंड की रिश्वत मिल गई। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के चलते मीर जाफर तंग आ चुका था, और पहले तो इसको लगा अंग्रेज बढ़िया यार, मजा आ गया, पूरा बंगाल ले दिया। धीरे धीरे अंग्रेज इसको परेशान करने लगे और अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्ति के प्रयास किए, तो अंग्रेजों ने उसके स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम का नवाब बना दिया। बोला तुम होते कौन हो, हम जीता हमने था, निकल लो यहाँ से। अब पहली फुर्सत में पेल दिया उसको भी। अब दूसरी लड़ाई हुई उसी के चक्कर में, बक्सर का युद्ध हुआ 1760 में। मीर जाफर, ये जो है ना बक्सर के युद्ध और ये चीज़ें पिछले चैप्टर में आई थी, बट इतनी डिटेल में नहीं आई थी। तभी मैं कह रहा था पिछला चैप्टर तो बहुत ईजी है, क्योंकि पहले वाले जो चैप्टर है उनमें से ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म और बचा हुआ चैप्टर इस चैप्टर में खत्म, तो उसमें से ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, थोड़े बहुत ही पॉइंट है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है वो वैसे भी। 1760 में बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन मीर कासिम महत्वाकांक्षी था और अंग्रेजों के प्रभाव को ज़्यादा दिन सहन नहीं कर पाया। अब अंग्रेजों को तो चुल मचली बंगाल जीतने के, अब सीधे सीधे जीतेंगे तो भाई ऐसे मतलब प्लानिंग देखो तुम, अगर तुम 3 हो, इधर की साइड में 3 बड़े नेता थे बंगाल की साइड में, इधर अंग्रेज इकलौते, इधर से ये पेलते तो मर जाता, मरने ही थे भाई, अंग्रेज थे वो, तो पिट जाते, सेना कमजोर थी, इधर सेना भी बड़ी, सब कुछ बड़ा बड़ा था। तो अब जो है उसके चलते इन्होंने क्या करा, इनको तोड़ दिया, एक एक एक, यानी कि बोला तेरे को नवाब बनाऊंगा और तुम्हें भी कुछ ना कुछ दे दूंगा मैं, ठीक है। तो पैसा दे दिया भाई, ये अकेला बच गया। अब 1v1 हो गया, अंग्रेजों ने इसको पेल दिया, उसके बाद इसको बना दिया नवाब, यहाँ पे बैठा दिया इसकी जगह पे। अब तंग आ गया, फिर इसको पेल दिया, फिर बोले तू भी निकल ले, फिर इसको पेल दिया। तो ऐसे करते करते उन्होंने राजपाट करा था, धोखाधड़ी कर करके। अब इससे तंग आ चुका था, अंग्रेजों के प्रभुत्व से मुक्ति के लिए उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर लिया। इससे नवाब और कंपनी के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव के अधिक बढ़ने पर मीर कासिम ने भागकर अवध के नवाब सिजाउद्दौला के यहाँ शरण ले ली कि भाई मेरी रक्षा करो तुम। उस समय वहाँ का मुगल सम्राट शाह आलम भी आया हुआ था। तीनों ने मिलकर कंपनी की सेना से 1764 में बिहार में बक्सर युद्ध नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। देखो पहले अगर अपने राजा के साथ इन्होंने धोखा नहीं करा होता ना मीर कासिम ने और इन्होंने, तो दिक्कत ही कुछ नहीं थी भाई, ये आराम से जीत जाते अंग्रेजों से। लेकिन नहीं, मीर जाफर मीर कासिम सब धोखेबाज निकले और बाद में जो है बक्सर के युद्ध में खुद भीख मांगते फिर रहे दूसरे राजा के पास में, और वो राजा निकला कमजोर। अब पीट दिया भाई फिर अंग्रेजों ने। इससे कंपनी की सेना ने तीनों की सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया और इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि कर इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब कर जिस राजा के पास, जिसके पास जाएगा, सेना भी उसी की हो जाएगी एक टाइप से, और बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब इस तरीके से उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया। अब बंगाल काफ़ी बड़ा था ना, छोटा सा थोड़ी ना था भाई बंगाल, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, तो इतने बड़े क्षेत्र पे आसानी से कब्जा नहीं हो सकता था, तो इस तरीके से उन्होंने कब्जा करा। उसके बाद आया आंगल मैसूर युद्ध हुआ। मैसूर का महाराज्य महान विजयनगर साम्राज्य का अंग था। विजयनगर के पतन के बाद मैसूर के वाडियार वंश के राजाओं ने इसका अपना विस्तार किया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मैसूर में नंजराज एवं देवराज नामक 2 मंत्रियों ने सत्ता पर कब्जा कर रखा था। यहाँ का राजा कृष्णराज कठपुतली मात्र था, वो कहने के लिए राजा था लेकिन उसके बस का कुछ नहीं था, उसकी सुनता कोई नहीं था। वही सिजाउद्दौला वाली बात यार, वो सेम हालत उनकी थी। ऐसे में हैदर अली नामक एक वीर और साहसी सेना नायक ने इन दोनों मंत्रियों की सत्ता समाप्त करके तथा वाडियार राजा को हटाकर, राजा तेरे बस का कुछ नहीं है, सेनापतियों तुम मंत्रियों तुम क्या मजे ले रहे हो, तीनों को पेल दिया, वहां से पेल गए, उनको कत्ल वतल जो भी करा होगा उसको हटाकर मैसूर का शासन करना शुरू कर दिया और वो खुद राजा बन गया। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण वह शीघ्र ही अंग्रेजों से उलझ पड़ा और अंग्रेज भाई पहले बंगाल के शासक इतना बड़ी सेना लेके बैठे हुए हैं, अब तो मतलब पंगा लेना गलत ही बात थी ना। हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मैसूर में 4 लड़ाई लड़ी। कितनी लड़ाई? 4 बार युद्ध हुए। पहला युद्ध ज़्यादा बताएंगे तो भाई फिर चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, पक जाओगे तुम लोग। वैसे बोर तो नहीं हो रहे ना, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार अपने स्टाइल में, मज़ा दिलाने के लिए आपको, और आसान भी है चैप्टर, इतना मुश्किल नहीं है, मज़ा आता है लड़ाई सुनने में। पहला युद्ध, यह युद्ध जो है ये टाइम दे रखा है 2 साल तक ये युद्ध चला। यह युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच लड़ा गया, जिसमें हैदर अली का
पलड़ा भारी रहा, यानी कि ये इनकी सेना जीत गई और मतलब अंग्रेज भाग गए वापस। दूसरा युद्ध हुआ और इसमें हैदर अली ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, क्योंकि भाई जीता है ना तो युद्ध करेगा। लेकिन हुआ क्या, बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाने के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान ने इस युद्ध में मैसूर का नेतृत्व किया। यह युद्ध अनिर्णित रहा, यानी कि कोई जीता ना कोई हारा, अपने अपने घर वैसे ही चले गए बेचारे लड़ लड़ा के। तीसरा युद्ध हुआ 2 साल का। इस युद्ध में टीपू सुल्तान बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता बचा पाने में सफल हुआ, पता नहीं क्या किस्मत चमक गई, लेकिन भाई इस बार बच गया, अगली बार कौन बचाएगा। चौथा युद्ध हो गया 5-7 साल के बाद में, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर का शासक बनाकर उसके साथ सहायक संधि कर ली कि जब भी हमें जरूरत होगी सेना तू भेजेगा। तो ऐसी सहायक संधि उन्होंने कर ली ताकि समय आने पर वह बचे हुए राज्य पर भी अपना अधिकार कर ले। कुछ प्रदेश हैदराबाद के निजाम को भी दे दिए गए थे, कुछ वो संभालेगा। अब इनको राजपाट में घुसना था, लेकिन राजपाट संभालेंगे, मरना मराना अपने ही देश भारत वालों को ही मरवा रहे थे आपस में, मतलब सेना कब्जा मार के जो भी करके भारत वाले राजाओं को ही बैठा रहे और फिर उन्हीं की सेना लेके उन्हीं को पीट रहे हैं भारत वालों को ही। तो ये सीन चल रहा था। अब मराठों के साथ युद्ध होता है। मराठों ने भी खतरनाक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, बेचारे टिक नहीं पाए। लेकिन मराठे दक्षिण भारत में यानी बंबई की साइड वाले महाराष्ट्र में जो है वो आसपास वो रहते थे, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था उनका भी। तो मराठे दक्षिण भारत में भारत के सभी राज्यों में से शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे और दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोपियन शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरी। इस प्रकार दोनों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया, यानी कि होना ही था, वो तो लड़ाई तो होनी थी। अंग्रेजों और मराठों की भारत में सत्ता प्राप्त करने के लिए 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध 85 से 92 में, यह युद्ध 7 साल तक चला लेकिन बिना किसी फैसले के समाप्त हो गया। दूसरा युद्ध 1803 से 6 तक। नाना फडणवीस की मृत्यु से पेशवा कमजोर हो चुके थे। पेशवा यानी कि वो जो मराठा सरदार थे, मराठा शासक थे, वो कमजोर हो गए और आपसी फूट और अंग्रेजों की कूटनीति के कारण इस युद्ध में पहले पेशवा, उसके बाद सिंधिया, होल्डर, गायकवाड़ और भोंसले सभी पराजित होते चले गए और कंपनी का विस्तार भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर हो चुका था। तीसरा लड़ाई फिर से लड़ी इन्होंने। इस युद्ध में भी मराठे हार गए और पूना को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। अब पूना ही बचा था उनका, उसको भी लूट लिया। शेष मराठा राज्य छोटी छोटी रियासतें बनाकर रह गए और कंपनी के अधीन हो गए, मतलब ऐसे ही संधि बंदी करके ऐसे जिंदा बच गए, बस वो कहने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ इन्होंने युद्ध लड़े थे, जैसे अन्य युद्ध लड़े सिख और गोरखा। मराठों की पराजय के बाद अंग्रेजी कंपनी का विस्तार उत्तरी भारत तक हो गया था। यानी कि अब अभी तक क्या चल रहा था, देखो नक्शा बनाता हूँ मैं, काम चलाऊँ फिर से वापस से। अब इन्होंने क्या करा, एंट्री ली यहाँ से और यहाँ से ज़मीन हथियाते हथियाते ऐसे आ गए। अब यहाँ पर आते आते जो है इन्होंने क्या करा, यहाँ पे बड़ी सेना थी, मराठों का युद्ध यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हुए अब ये वाला हिस्सा कब्जे में आ चुका था इनका, ये वाला पूरा ये कब्जे में आ चुका था। तो इन्होंने क्या करा, अब चलते हैं ऊपर वाली साइड, हमारे वाली साइड, हरियाणा वाली साइड आने लगे ये। फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी तंग करेंगे लोगों को। अब देखते हैं, उत्तरी भारत तक हो गया था। अब उन्होंने उत्तर भारत की शक्ति सिखों को 1845, 46, 48, 49 में 2 युद्धों में हराकर उन पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के सीमावर्ती राज्यों को उचित अनुचित तरीके अपनाकर अपने राज्य में मिला लिया। इस कड़ी में गोरखा, अफगानों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय शामिल है। अंग्रेजों द्वारा स्थानीय शक्तियों के विरुद्ध किए गए युद्ध में एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीय स्थानीय शासक सैन्य दृष्टि से कमजोर नहीं थे, उनके पास सेना कम नहीं थी, लेकिन उनकी प्रमुख दुर्बलता उनके आपसी मतभेद और फूट थी। वो आपस में ही एक दूसरे से नफरत करते और बाहर वाला आके मजे ले गए उनके। यह अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था कि उन्होंने भारतीय सैनिकों से ही भारतीय राजाओं को पराजित करवा दिया और अपने लोगों को मरने नहीं दिया। मतलब अंग्रेज अपने आप को, अपने लोगों को तो बचा के रख रहे हैं और भारत वालों को भारत वालों से ही लड़वा रहे थे। सहायक संधि द्वारा पहला जो कंसेप्ट था वो कौन सा था, युद्ध करके, जानलेवा ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ ली और उन्होंने कब्जे मारे। लेकिन अब उन्होंने क्या करनी शुरू करी, सहायक संधियां शुरू करी। 1798 से 1805 तक भारत में कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। यह संधि ब्रिटिश कंपनी और देशी राज्यों के बीच होती थी। इसके अनुसार संधि स्वीकार करने वाले राज्य को कंपनी सैनिक सहायता देती है। अगर कोई राजा दूसरा पीटने आ रहा है तो सैनिक देगी कंपनी, बदले में राज्य निश्चित धन कंपनी को देता था। और इसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से रखते थे वो लोग,
देशी राज्य की विदेशी नीति पर कंपनी का अधिकार रहेगा। यानी कि विदेश नीति समझते हो ना, जो व्यापार करेगा या जो भी कुछ करेगा ना विदेश के लेके, तो उस पर जो है कंपनी का अधिकार होगा, कंपनी ही उसके फैसले लेगी। अंग्रेजों को छोड़कर किसी यूरोपियन को उस राज्य में स्थान नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिसके साथ वो संधि कर रहे हैं, कोई जैसे फ्रांसीसी या डच या पुर्तगाली, इन लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा। तो इनको पेलोगे भाई, सीधा सीधा रास्ता साफ कर रहे हैं। तो अपना देशी राज्यों को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी होगी और उसका खर्च धन अथवा राज्य के हिस्से के रूप में कंपनी को देना होगा। वो जो खर्चा है कंपनी की सेना जाएगी खुद ही, क्योंकि सेना की जरूरत थी ना उनको, तो वो सेना कंपनी भेजेगी और उनको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। देशी राज्य को राज्य में परामर्शदाता के रूप में अंग्रेजी रेजिडेंट रखना होगा, कि अंग्रेजी लोग भी जो है उसको राजा को सलाह दे पाएंगे। तो वो भी सीन इन्होंने चालू कर दिया। इस सहायक संधि को सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने अपनाया। उसके बाद अवध, फिर मैसूर, फिर मराठों, फिर कर्नाटक में भी इस संधि को अपना लिया। इसे अपनाकर भारतीय राजा धीरे धीरे अपना राज्य खो बैठे, क्योंकि भाई वो तो चाल थी अंग्रेजों की। धीरे धीरे अब सैनिक भी उनके वहीं पे बैठे हैं, सारी खोज खबर रखेंगे वो, और धीरे धीरे जो है लीक कर करके बातों को और पिटवा देंगे फिर इन्हीं को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। इस प्रकार से उन्होंने अब एक और नीति अपनाई, लैप्स की नीति, आखिरी नीति है, ये भी जान लेते हैं, बहुत ही आसान सी होगी, ये भी छोटी सी लग रही है यार। 1848 में साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। ये पूछा जा सकता है, बहुत प्रसिद्ध बंदा था ये लॉर्ड डलहौजी, तो ये पूछ सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो कब बना था? 1848 में। उसने अपने 8 वर्षीय शासन में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अनेक नीतियां अपनाई। उसने भारत में ब्रिटिश कंपनी के विस्तार के लिए लैप्स की नीति का सहारा लिया। जिस समय में वह भारत आया, उस समय भारत में कई राजाओं के संतान ही नहीं थी, बच्चे ही नहीं थे, और वह बच्चा गोद लेने की बात सोच रहे थे। डलहौजी ने अंग्रेजों के अधीन राजाओं को बच्चा गोद लेने के लिए कंपनी से अनुमति लेने का आदेश निकाला, कि तुमको कंपनी से पूछना होगा कि तुम बच्चा ले सकते हो कि नहीं ले सकते। वास्तविक रूप से इन राज्यों को अनुमति नहीं दी गई। क्यों नहीं दी भाई? इनकी चाल थी ना, राजा मर गया, बच्चा है नहीं, तो संभालेगा कौन? अंग्रेज संभालेंगे ना, तो वो चाल थी। तो ये थी लैप्स की नीति इनकी। इस प्रकार जो है संतानहीन राज्यों जैसे कि सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर आदि को अंग्रेजी राज्य में इस तरीके से भी मिला लिया भाई। मतलब बेचारों के साथ क्या ही पोपट काटा, बच्चे लेने नहीं दिए उनको, और उसके चलते जो है राजा मर गया और फिर बच्चे थे नहीं, तो ख़त्म कहानी और पी लो पानी। ठीक है, तो ये था आपकी अंग्रेज़ों की चालसाजी, जिसको आपको समझने में मज़ा भी आया होगा। ये थी पूरी कहानी। चलो, जिस चीज़ को मज़ा आया है और जिसने वीडियो पूरी देखी है, लाइक भी कर देना और साथ में कमेंट करके बताना कि मैंने पूरी देख ली है। मुझे भी खुशी होगी यार, मैं इतनी देर तक आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आप पूरी देखते हो या नहीं देखते हो मुझे तो पता भी नहीं लगता। तो जिसने पूरी देखी है कमेंट में बताओ। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।